Hello 12th class, how are you? I hope you all are fit and fine. Students, this is first part of lesson 7 which name is समकालीन विश्व में सुरक्षा of political science in class 12th. In this lesson we will read about सुरक्षा, security. तो स्टूडेंट्स सुरक्षा क्या है? What is security? हम कह सकते हैं कि खतरे से आज़ादी क्या है? सुरक्षा है। तो बच्चों मेरा मानना है कि हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जहाँ हमारे लिए हर कदम पर क्या है, खतरा है। सपोज हम किसी रूम में बैठे हैं तो रूम में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि भूकंप आ सकता है, रूम की छत गिर सकती है, फैन गिर सकता है, या हम कहीं बाहर गए हुए हैं तो बाहर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या है, ये खतरा है। किचन में है तो किचन में भी हमारे पास काफ़ी खतरा है। आप समझदार हो, समझ सकते हो। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हर जगह हमारे लिए क्या है, खतरा है। और इससे हम कैसे बच सकते हैं, किस टाइप का खतरा हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक है और क्या उसके प्रिकॉशन होने चाहिए, वो सब हम इस लेसन में रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेसन की फर्स्ट पेज में ये थोड़ा परिचय दिया है सुरक्षा के बारे में, जो मैंने अभी थोड़ा आपको थोड़ा डिफाइन भी किया है, आप इसको रीड कर लेना। इधर एक ये पिक्चर दी है जिसमें काफ़ी खतरे ही दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ फ्लड आ गई है, पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी की शॉर्टेज हो गई है, यहाँ आर्मी वाले लोग हैं, ये किसी का वेट कर रहे हैं, या यहाँ किसी की डेथ हो गई है। तो मतलब ये क्या है, ये खतरा ही है। हम डेली की न्यूज़ भी सुनते हैं कि कहीं पर अर्थक्वेक आ गया है, कहीं पर फ्लड आ गई है। तो इनसे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। तो इनसे हमें क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो वही इस लेसन में हम रीड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बुक का पेज नंबर 100 रीड करेंगे। तो यहाँ है सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। बिल्कुल सही बात है कि मैंने अभी जैसे बताया है कि हमारे लिए हर कदम पर क्या है, खतरा है। तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए। आदमी जब भी अपने घर के बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नज़र आएंगे। तो बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। ये जैसे कि अब हम हाल की ही कंडीशन लेते हैं हम, जैसे कि अब कोविड-19 फैला हुआ है तो हमें इतना डर है कि हम स्कूल नहीं ओपन हो रहे, हम घर से बाहर नहीं जा रहे, मार्केट नहीं जा रहे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। किससे, कोविड-19 से। तो ये कैसे हो सकती है, क्या सरकार हमारी सुरक्षा करेगी या हम खुद हमारी सुरक्षा करेंगे। तो यही इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ खड़े होते हैं कि क्या है सुरक्षा। तो वही देखते हैं, आगे चलते हैं। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषय का अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। यानी कि जीवन के केंद्रीय मूल्य यानी कि हमारा खुद का जीवन, लोगों का जीवन, अगर किसी चीज़ से लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है तो क्या है, वो नुकसानदायक है, खतरा है। तो उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए तो फिर सवाल बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य, क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य, आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य। यानी कि ये स्टूडेंट्स यहाँ मैं थोड़ा बताती हूँ कि हर किसी के सुरक्षा के मायने अलग अलग होंगे, हर किसी की सुरक्षा जो है अलग टाइप की होगी। जैसे देश के लिए सुरक्षा क्या होगी कि बॉर्डर जो है वो सुरक्षित होना चाहिए, कोई दूसरा बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में कोई आतंकवादी ना आ जाए। ऐसे एक स्त्री के लिए सुरक्षा क्या होगी कि उसको बाहर जब वो कभी जाए तो उसके साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो। पुरुषों के लिए क्या होगी कि कहीं भी जैसे घर से बाहर वो जा रहे हैं तो कोई एक्सीडेंट ना हो, वो जैसे वो जा रहे हैं सेफली वैसे ही सेफली वो घर वापस भी आए। तो मतलब हर किसी की जो सुरक्षा के मायने हैं वो क्या है, अलग अलग है। क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक, यानी कि जो केंद्रीय मूल्यों का अर्थ है क्या साधारण नागरिक के लिए भी सुरक्षा के मायने वही हैं।
इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात करते हैं तो यह सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं, कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती हो। जैसे कि सपोज कि कोई देश दूसरे देश पर अटैक करता है अपनी पावर के बल पर या अपनी आर्मी के बल पर, उसका रिजल्ट क्या होगा? जिस पर उसने अटैक किया कुछ लोग उस देश के मारे जाएंगे, कुछ उसके खुद के मारे जाएंगे। तो ये क्या है? ये नुकसान है। तो ये सुरक्षा क्या हुई? यानी कि उसके खुद के देश के लोगों को भी ये डर होगा और जिस देश पर उसने अपना अटैक किया तो वो लोग भी क्या है, असुरक्षित फील करेंगे अपने आप को। अब जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। यानी कि एक रास्ते में किसी को लूट लिया जाता है, फॉर एग्जांपल एक रिक्शा वाला है जो मुश्किल से अपनी एक दिन की दिहाड़ी कमा पाता है, अगर उसके वो पैसे जो हैं वो शाम को आते टाइम किसी ने लूट लिए तो क्या हुआ? वो उसके लिए क्या जीवन में सुरक्षा है? नहीं ना। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा, हर जगह हमें खतरे नजर आएंगे। यानी कि अगर हम सुरक्षा को ही लेकर अगर माइंड में यही सोचते चलें कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इससे तो क्या होगा कि हमें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और भी ज़्यादा हमारे मन में क्या बैठ जाएगा? डर बैठ जाएगा। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से, ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। यानी कि ऐसी सुरक्षा जिनके उपाय ना किए गए, फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने रिक्शा वाला एग्जांपल दिया कि उसके पैसे लूट लिए किसी ने, अगर उन लुटेरों को नहीं रोका गया, उस रिक्शा वाले की सुरक्षा नहीं की गई तो हो सकता है कि इससे उसकी फैमिली की जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, उसे वो और भी ज़्यादा टेंशन में रहेगा और भी ज़्यादा गरीबी आएगी। ये बातें तो ठीक है, फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भूलैयादार धारणा है। मिसाल के लिए हम यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? यानी कि सुरक्षा के मायने क्या एक समान चल रहे हैं? जैसे कि पहले के क्या होता था बच्चों की, पहले जैसे पूरा विश्व जो है ना छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो एक राजा क्या करता था, अपना एरिया बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य पर अटैक करता था। तो उस टाइम सुरक्षा के मायने क्या थे एक राजा के लिए? कि वो अपने आप को उस दूसरे राजा के अटैक से बचाए। और वो कैसे बचा सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास आर्मी रखकर, सेना और हथियार रखकर। तो यानी कि उस टाइम के सुरक्षा के मायने अलग थे। अब की अगर हम बात करें सुरक्षा के मायने अलग हैं। जैसे कि अब क्या हो सकता है, अब अगर हम बात करें हमारे टेक्नोलॉजी की तो साइबर अटैक भी होता है कि हम जितना फ़ोन यूज कर रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि हमारे फ़ोन हैक हो जाते हैं, हमारी आईडीज या हमारे बैंक अकाउंट नंबर वो किसी और के पास चले जाते हैं जिससे कि वो सारा पैसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए? एक मोबाइल चलाते टाइम भी हमें एक सुरक्षा चाहिए कि क्या हम सेफ़ हैं? अगर हम किसी ऐप को यूज कर रहे हैं तो क्या हम सेफ़ हैं? तो यानी कि यही बात मैं यहाँ बता रही हूँ कि सुरक्षा की जो धारणा है वो पहले अलग थी, अब अलग है। अब बहुत सी जगह हमें सुरक्षा चाहिए। ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज़ बदलती रहती है। फिर हम यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है? यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हो। यानी कि हर जगह सभी के लिए सेम खतरा हो, नहीं ना, कहीं पर किसी जगह का अलग खतरा होगा, कहीं पर कुछ होगा। ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। 2 कोटि कौन सी है स्टूडेंट्स? सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा।
पारंपरिक धारणा मतलब बाहरी सुरक्षा। अब ये बाहरी सुरक्षा कैसे है ये देखते हैं, यहाँ क्या बताया गया है। अधिकांशतः जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब बाहरी सुरक्षा इसने बताया स्टूडेंट्स, ये वही है जो मैंने अभी पहले बताई है आपको कि फॉर एग्जाम्पल कोई देश अपने पास ज़्यादा सेना रख रहा है तो बाकी के देश जो हैं वो उससे डरेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी भी टाइम वो अपनी सेना से दूसरे देश पर क्या कर दे, अटैक कर दे। तो जैसे कि आप देख भी रहे हो चाइना का हमारे इंडिया बॉर्डर पर काफ़ी बार अटैक हो रहा है। तो इस तरीके से ये सुरक्षा ये जो है एक धारणा की अगर सेना ज़्यादा होगी, हथियार ज़्यादा होंगे किसी देश के पास तो वो ज़्यादा क्या होगी, खतरनाक होगी। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और अक्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा हो सकता है। कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई युद्ध होगा दो देशों के बीच तो उसमें जो बेकसूर लोग जिन्हें पता ही नहीं कि उनके देश क्यों आपस में लड़ रहे हैं वो भी मारे जाएंगे। तो इस तरीके से ये आम लोगों को भी खतरा होगा। तो शायद ही कभी ऐसा होता है कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो अथवा मारे जाएं, आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। यानी कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि किसी भी युद्ध में सिर्फ सैनिक ही मारे जाएं, उनके साथ साथ आम लोगों को भी, अगर सैनिक की भी हम बात करें तो उनकी फैमिली भी है, उनके फैमिली के लोगों को भी बहुत दुख होता है जब उनकी फैमिली का बच्चा इस तरीके से युद्ध में लड़ता हुआ मर जाए। और या फिर काफ़ी और भी लोग जो है उन्हें भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। आत्मसमर्पण करना, यानी कि जिस देश के पास ज़्यादा सेना है, पावर है, उसने जिस देश पर अपना अब युद्ध करने की सोची है तो वो दूसरा देश क्या करे, आत्मसमर्पण कर ले, यानी कि वो घुटने टेक दे। सपोज जैसे कि चाइना अब हमारे बॉर्डर को अपना कह रहा है तो हम ये चीज़ मान ले कि वो बॉर्डर जो है, वो एरिया जो है वो उन्हीं का है, तो ये आत्मसमर्पण करना होता है। तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, या फिर चाइना की बात जैसे अब हम बिना युद्ध किए मान ले कि हाँ ठीक है ये तुम ले लो, अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने की बाज आए, यानी कि दूसरे देश को बहुत बुरी तरीके से डरा देना कि मैं ऐसा कर देंगे या हम ऐसा कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल परमाणु बम का ही डराना, जैसे अमेरिका ने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जिससे कि आज तक वहाँ पर लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये अपनी पावर के दम पर डरा देना बहुत बुरी तरीके से, तो ये वही कह रहा है। या युद्ध थम जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए, अथवा हमलावर को पराजित कर देना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि अपरोध क्या होता है, कि आत्मसमर्पण कर देना या फिर मान लेना बिना युद्ध किए ही बात, दूसरे पक्ष की बात मान लेना, या फिर युद्ध करना और अपने आप को उससे सुरक्षित करना, और युद्ध को समाप्त करने से होता है जिससे कि हम क्या कह सकते हैं, रक्षा कह सकते हैं। अब परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। देखते हैं ये, कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश में उसे खतरा हो सकता है। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव है यह न कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है, हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता हो, फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है यह भापा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है।
जैसे कि कोई देश, मान लो हमारा ही कोई पड़ोसी देश है जो परमाणु ताकत बढ़ा रहा है, परमाणु बम वगैरह की, बारूद वगैरह की, और अपनी आर्मी बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो कहीं ना किसी टाइम तो किसी दूसरे देश पर अटैक करेगा। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश में अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश के नज़दीक हो, जिनके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है। यानी कि शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन है कि हमें जब पता लगा कि किसी हमारे पड़ोसी देश जो है वो आर्मी बढ़ा रहा है, वो अपनी हथियार बढ़ा रहा है, तो हम भी उसके बराबर अपनी ये चीज़ें बढ़ाएं। लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। मतलब आर्थिक मतलब कि हमारे पास भी इतना पैसा होना चाहिए, प्रौद्योगिकी मतलब जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं वो हमारे पास भी होनी चाहिए। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। अब गठबंधन क्या है? गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है, और इसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। यानी कि कई देश मिलकर एक ग्रुप बना लें, जिसे हम क्या कहेंगे? गठबंधन। और जब हमें पता है कि उन सब को, ग्रुप मेंबर को पता है कि कौन सा देश जो है वो अपनी पावर युद्ध के कारण बढ़ा रहा है, कि वो चाहता है कि वो युद्ध करे, तो उससे बचने के लिए वो सारे देश क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया, तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी कि पहले अमेरिका ने इस्लामी उग्रवादियों को क्या दिया? समर्थन दिया। और जब 11 सितंबर का दिन, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिराया गया था, तो उसके बाद अमेरिका इनके खिलाफ हो गया। अब सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं है जो देशों के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है। इसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी सरकार है, वो हमारे जो सीमा पर जो है सारी बंदोबस्त करेगी, आर्मी को रखेगी, आर्मी के लिए क्या हथियार चाहिए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरा करेगी। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर हो। यानी कि ऐसी कोई सरकार नहीं है जो सबके ऊपर, सभी देशों के ऊपर एक बनी हो। यह सोचने का लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है, और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मेंबर है वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा ना, कि उसमें पूरा देश तो शामिल नहीं है, इस संघ में सभी देश तो शामिल नहीं है अच्छे से। जो देश शामिल है वो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करेंगे ना। हो सकता है वो सब मिलकर किसी देश को अपने अंडर में करने की कोशिश करें, या किसी देश के लोगों को वहाँ के संसाधन को, जो भी उनके नेचुरल संसाधन है उनको अपने पास लेने की कोशिश करें। तो इनको रोकने का कोई जरिया नहीं है। अब इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में तो सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा है जो इसके क्या बने हैं? मेंबर बने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने अभी तक क्या देखा था। पारंपरिक धारणा के अंदर हमने बाहरी सुरक्षा देखा था कि बाहरी सुरक्षा मतलब
हमारे देश के बॉर्डर से बाहर होने वाले अटैक को हम क्या कहेंगे, बाहरी खतरा, और उससे बचने के उपाय जो हैं वो हमारे बाहरी सुरक्षा होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पारंपरिक धारणा यानी कि आंतरिक सुरक्षा, यानी देश के अंदर रहते हुए हमें किस सुरक्षा की ज़रूरत है, ये हम हमारी नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लर्न कर लेने हैं, ओके। और अगर अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।